प्रश्न, फ्लिपकार्ट भारतीय कंपनी है या अक्षय कुमार कनाडा जैसा केस है? एक ऊपर पलटी मार के बन गया दूसरा कंपनी टैक्स बचाने के लिए, दैट इज कॉल्ड फ्लिपिंग। आप समझिए, मैं खुद का पैसा अगर सीधा भारत के शेयर बाजार में लगाऊंगा तो इस पर भारत सरकार अलग अलग टैक्स मांगेगी, लेकिन ये मैं पैसा हवाला माफिया एजेंट के द्वारा भेज दूं मॉरिशस और फिर मॉरिशस से घुमाकर शेल कंपनी द्वारा फिर से भारत में लाता हूं, तो इस घुमाने को क्या कहा जाता है? राउंड ट्रिपिंग। अमेरिका में एक पेप्सी कोला बनाकर ब्राज़ील एक्सपोर्ट किया जाए तो क्या भारत सरकार उस पर टैक्स मांग सकती है? वैसे उनका दिल तो बहुत करेगा लेकिन नहीं मांग सकते, क्योंकि भारत की ये टैक्स जुरिस्डिक्शन के बाहर है। मॉरिशस में जो अपनी बहन कंपनी है उसको मैं एक्सपोर्ट करूं और क्या भाव में? 100 रुपये में नहीं, 1 रुपये में मैं एक्सपोर्ट करूं। उस भाव को कहा जाता है ट्रांसफर प्राइस। ज़्यादातर आप पाएंगे कि वो एक एक लाइन में उसकी आपको इंटरप्रिटेशन पूछते हैं, जो हम इस वीडियो के एंड में PYQ देखेंगे। उसमें लगभग 36% तो सिंगापुर और मॉरिशस से आया है, जबकि वो तो इतने बड़े देश भी नहीं है, वो अपने ही लोग घुमा के लगा रहे हैं। करोड़ों रुपए में केमन आइलैंड की कंपनी क्यों खरीदी? क्योंकि उसके नीचे हज कंपनी भारत की थी, तो वोडाफोन को हज खरीदना था, तो ऐसा एक प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट किया जाएगा। अगर वो फेल हो गया तो फिर भारत सरकार टैक्स मांगेगी। 100 रुपये में से 98 तो बेच दिए बाहर, तो बचा कितना? 2 रुपये प्रॉफिट है। अब इस पे सरकार टैक्स ले भी ले तो क्या ही कमाएगी? तो इस चीज़ को कहा जाता है BEPS, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। हाँ तो मित्रों, इकोनॉमी के कुछ टर्म्स समझने। अभी आप समझो, रैंडम में investopedia.com पे जाके कुछ भी उठा के वीडियो बनाता नहीं। अगर इकोनॉमिक सर्वे में उसका जिक्र हुआ हो तो हम पढ़ लेते हैं। तो ट्रांसफर प्राइसिंग, एडवांस रूलिंग, रिवर्स फ्लिपिंग, राउंड ट्रिपिंग, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग और इसके साथ जुड़े कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब आज हमको देखना है। तो टाइम स्टैम्प के हिसाब से देख ले। देखिए, ये पेप्सी, डोमिनोज पिज़्ज़ा, ये विदेशी कंपनियां हैं, तो अगर वो भारत में मुनाफा कमाएंगे तो भारत सरकार टैक्स मांगेगी। हाँ, अब हालांकि ये लोग भी समझो सीधा धंधा कम करते हैं। इनका मॉडल ये रहता है कि पेप्सी ने एक भारत की कंपनी वरुण बेवरेजेस को अपनी सब फॉर्मूला और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि तुम बनाओ सब बोतलें और तुम बेचो, तो एक प्रकार से वरुण बेवरेजेस उनका लाइसेंस ही हो गया। डोमिनोज पिज़्ज़ा का भी यही है कि वो गोरे लोग आके इधर नहीं चलाते हैं। उन्होंने भारत की एक कंपनी जुबिलियन फूड वर्क्स, उनको अपना फ्रेंचाइजी दे दिया और ये हुआ मास्टर फ्रेंचाइजी। उसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेंचाइजी होते हैं, तो अहमदाबाद में अलग, बड़ौदा में अलग, सूरत में अलग, इस प्रकार से पूरा बिजनेस चलता है। खैर, यहाँ पर जो भी पैसा कमा रहे हैं पेप्सी, डोमिनोज, एक प्रकार से उस प्रॉफिट पर भारत सरकार टैक्स मांगती है। अब एक प्रश्न, अमेरिका में एक पेप्सी कोला बनाकर ब्राज़ील एक्सपोर्ट किया जाए तो क्या भारत सरकार उस पर टैक्स मांग सकती है? वैसे उनका दिल तो बहुत करेगा लेकिन नहीं मांग सकते, क्योंकि भारत की ये टैक्स जुरिस्डिक्शन के बाहर है। ये जो कंपनी है, उसका जो बिजनेस हो रहा है, ये पूरा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट यानी POEM, ये भी भारत के बाहर है, तो हम टैक्स नहीं मांग सकते। लेकिन अगर भारत में बनाकर पेप्सी कोला हम ब्राज़ील में एक्सपोर्ट करें तो उस पर भारत सरकार टैक्स मांग सकती है। हाँ, एक नहीं 3 जात के टैक्स मांगती है। देखिए, जो भी चीज़ आप एक्सपोर्ट करते हैं उस पर लगता है GST, लेकिन वो जीरो रेटेड होता है, यानी जीरो। आप कहते हो तुम बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि ऐसा करने पर उस एक्सपोर्टर को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ। दूसरा, सेलिंग प्राइस पे लगेगी कस्टम्स ड्यूटी, सीमा शुल्क, और तीसरा, कंपनी को इसमें जो प्रॉफिट हुआ उस पे लगेगा कॉरपोरेशन टैक्स। अब स्वाभाविक है, ये जितनी फिरंगी कंपनियां हैं, तो अंग्रेज चले गए लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वाली मेंटालिटी नहीं गई कि कैसे करके हम ये सब टैक्स को बचा लें। तो कुछ ऐसा किया जाए, कोई एक पेप्सी कोला कंपनी अमेरिका में है, वो हुई पेरेंट कंपनी। भारत में वो अपनी एक सब्सिडियरी कंपनी बनाए। मॉरिशस आइलैंड, उसमें भी एक सब्सिडियरी कंपनी बनाए। तो आपस में ये जो दो बेटियां हैं वो क्या हुई? सिस्टर कंपनी। अब आप समझिए, भारत की इस सब्सिडियरी कंपनी में मैं पेप्सी कोला बनाकर मॉरिशस में जो अपनी बहन कंपनी है उसको मैं एक्सपोर्ट करूं, और क्या भाव में? 100 रुपये में नहीं, 1 रुपये में मैं एक्सपोर्ट करूं। यार, ये 100 रुपये में किया या 1 रुपये में किया, जो भी भाव में मैं अपने ये सब्सिडियरी डॉटर पेरेंट कंपनियों को आपस में हम लोग जो खेल कर रहे हैं, उस भाव को कहा जाता है ट्रांसफर प्राइस। अब आप समझिए, यहाँ होगा क्या कि भारत से मैंने 100 रुपये का माल अगर सीधा ब्राज़ील में 100 रुपये में एक्सपोर्ट किया होता तो भारत सरकार बहुत टैक्स मांगती। मैं ये कर रहा हूँ कि 100 रुपये का माल केवल 1 रुपये में, मतलब अपने लॉस पे मैं बेच रहा हूँ अपनी एक बहन कंपनी को। ये है ट्रांसफर प्राइस। अब इस 1 रुपये पे वो क्या ही टैक्स ले लेंगे, और ले भी लेंगे तो मेरा क्या ही लूट जाएगा। अब उस मॉरिशस, केमन आइलैंड या ऐसे टैक्स हेवन से मैं इसको 100 रुपये में फिर एक्सपोर्ट करूंगा ब्राज़ील। आप कहते हो उधर भी टैक्स भरना पड़ेगा,
हाँ, लेकिन वहाँ बहुत कम टैक्स होते हैं, इसलिए उसे कर स्वर्ग यानी कि टैक्स हेवन कहा जाता है। कि मॉरिशस में कंपनियों के प्रॉफिट पे लगता है कॉर्पोरेशन टैक्स कितना, 3। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कस्टम्स ड्यूटी, तो एक्सपोर्ट किया उस पर कितनी कस्टम ड्यूटी, 0। मतलब ना के बराबर टैक्स। अब स्वाभाविक है भारत सरकार ऐसी कोई बदमाशी तो सहन नहीं करेगी, डंडा लेके पीछे पड़ेगी। तो सरकार नोटिस भेजेगी कि ये तुमने जो ट्रांसफर प्राइस किया ये अनफेयर है, मार्केट रियलिटी के साथ संतुलित नहीं है, कम से कम 100 नहीं तो 80 रुपये तो होना चाहिए। लेकिन जैसे ही इस प्रकार के नोटिस भेजे जाएंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स, क्रिटिक्स ये कहेंगे ये भारत के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, व्यापार में सुगमता नहीं है, इधर ये टैक्स ऑफिसर हैरेसमेंट करते हैं, रिश्वत मांगते हैं वगैरह। देन व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, क्या रास्ता है? तेरी भी नहीं और मेरी भी नहीं। टैक्स ऑफिसर कुछ बोल रहा है, कंपनी कुछ बोल रही है, तो इन्होंने एडवांस में ही एक जज के पास जाके ऑर्डर ले लेना चाहिए, जिसे हम कहते हैं अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। इनकम टैक्स के कानून में, जीएसटी के कानून में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगने वाली कस्टम्स ड्यूटी के कानून में इस प्रकार की अलग कोर्ट होती है। वो जो भी निर्णय ले दे, अब ये जज साहब जो भी निर्णय दे, ये ट्रांसफर प्राइस 100 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वटेवर, तो ये टैक्स ऑफिसर को भी और उस कंपनी दोनों के लिए बाध्य होता है। बाद में उस पर वो लोग आगे दलील या मुकदमेबाजी या रेड नहीं मार सकते। अगर ठीक है बराबर ट्रांसफर प्राइस, और उसमें जो विवाद है तो एडवांस में सेटल करने के लिए अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है, और उसकी बातें दोनों को माननी होगी। हाँ, तो बस ये नए इकोनॉमिक सर्वे ने ये सब चीज़ों पर प्रशंसा के पुल बांधे हैं कि ये ट्रांसफर प्राइसिंग बहुत महान है, अथॉरिटी ऑन एडवांस रूलिंग बहुत महान है। हालांकि बाद में कुछ सुझाव भी दिए कि देखो ये ट्रांसफर प्राइसिंग, कंपनियों पे लगने वाला कॉर्पोरेशन टैक्स, ये सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और उसके ऊपर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस देखता है। ऑन दी ऑपोजिट साइड ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, उस पर क्या सामान एक्सपोर्ट किया, उसका क्या वैल्यूएशन था, उस पर कितनी कस्टम्स ड्यूटी लगेगी, ये सब दूसरा विभाग देखता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो इनको आपस में कोलैबोरेशन और कन्वर्जेंस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि यहाँ पर ये जो भी फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन कंपनियाँ या भारत की कंपनियाँ, उनका टैक्स हैरेसमेंट, कर उत्पीड़न कम हो और भारत में बहुत सारा निवेश आए और ये सब बातें। खैर ये सब ओपिनियन और सजेशन वाली बातें हुई, तो प्रीलिम्स से ज़्यादा मेंस के लिए उपयोगी है। प्रीलिम्स के लिए उपयोगी क्या है, जो एक एक लाइन में मैंने आपको कंसेप्ट समझाए। मित्रों, यूपीएससी का नोटिफिकेशन निकल चुका है और उसकी तैयारी पहले से भी ज्यादा अफोर्डेबल हो चुकी है, क्योंकि अनअकैडमी आपको केवल 17,999 में ऑफर कर रहा है लाइव कोर्सेज के जरिए जीएसए, सीसेट, थियरी से करंट, एनसीईआरटी से एडवांस, पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। इसमें मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन भी शामिल है। और पिछले एग्जाम सीजन में अनअकैडमी के ऐसे ही सब ऑफरिंग्स की मदद से 8080 से ज्यादा लर्नर्स ने यूपीएससी क्रैक किया है। इसमें मॉक इंटरव्यू वाले जुड़े तो नंबर और बढ़ जाता है। साथ ही साथ हम आपको दे रहे हैं सीएससी अश्योर, यानी हमसे पढ़ने के बाद भी यदि आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते तो आपको मिलेगा फ्री एक्स्ट्रा एक्सटेंशन, लेकिन इसकी 3 शर्तें, रेगुलर अटेंडेंस, रेगुलर मॉक टेस्ट और 18 मंथ्स या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन आपने लिया हो। तो बिल्कुल देर न करें, क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कि जितना आप जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तो फिर रिवीजन, मॉक टेस्ट और मेंस आंसर राइटिंग आप नियमित रूप से कर पाएंगे। यूज द डिस्काउंट कोड mrunal.org फॉर ऑल दिस बेनिफिट्स। लेट्स क्रैक इट। हाँ, तो हमने देख लिया कि ट्रांसफर प्राइसिंग और एडवांस रूलिंग ये कितना महान है, इस पर इकोनॉमिक सर्वे ने बहुत प्रशंसा की है, तो हमने मान लिया। एक बात मित्रों मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए ये जो बजट टैक्सेशन और उसमें भी ये जो ब्लैक मनी, टैक्स इवेजन के साथ जुड़े कंसेप्ट्स हैं, ज़्यादातर आप पाएंगे कि वो एक एक लाइन में उसकी आपको इंटरप्रिटेशन पूछते हैं, जो हम इस वीडियो के एंड में PYQ देखेंगे। तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए, हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की एग्जाम जैसा बारीक बारीक नहीं समझना है। ऊपर ऊपर से थोड़ा अंदाज आ गया वो काफ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी टॉपिक देखते हैं, ये रिवर्स फ्लिपिंग, राउंड ट्रिपिंग वगैरह क्या है। सबसे पहले हमें क्रोनोलॉजी में बात करनी होगी। 1980s में इंदिरा गांधी के ज़माने में भारत ने मॉरिशस के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट यानी DTAA। इसका क्या मतलब है कि भारत और मॉरिशस दो सरकारें, दो टैक्स नहीं मांगनी चाहिए, कोई एक टैक्स मांग लो। यदि अदानी जो भारत की कंपनी है वो मॉरिशस जाके धंधा करे, उसमें प्रॉफिट कमाए, तो उस पर मॉरिशस सरकार टैक्स नहीं मांगेगी, केवल भारत सरकार टैक्स मांगे। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। यदि मॉरिशस का व्यक्ति भारत में आके धंधा करे तो उसको जो भी प्रॉफिट हुआ, इनकम हुई, उस पर केवल मॉरिशस सरकार टैक्स मांग सकती है, भारत सरकार टैक्स नहीं मांग सकती। दोहरा कराधान उसको रोकने के लिए, डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए। अब आप समझिए यहाँ पर बदमाश लोग बदमाशी क्यों करेंगे, क्योंकि भारत में ये कंपनियों पे लगभग 15 से 35% टैक्स लगेगा। मॉरिशस के अंदर अभी हमने देखा 0 से 3% टैक्स लगता है। तब मैं ये करूं कि अपना ही पैसा ये दाऊद अबू सालेम जैसे सब माफियाओं को देकर हवाला के जरिए मॉरिशस भेजूं,
और वहाँ अपनी एक शेल कंपनी बना दूँ जो असल में कोई गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं करेगी, बस वहाँ पर एक एड्रेस मैंने फेक आईडी बना के कर दिया है। और फिर वहीं से ये पैसा भारत में री इन्वेस्ट कर। तो ये क्या हो रहा है, घूम के वापस आ रहा है, इसे हम कहते हैं राउंड ट्रिपिंग। आपको प्रश्न होगा अपन भाई ये सब गेम खेलने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि भारत में सीधा मैं इन्वेस्ट करता मुझ पे ज़्यादा टैक्स लगते, घूम के आता तो मुझ पे बहुत कम टैक्स लगेंगे। अब समझिए, मैं अपने पैसे सीधे भारत के शेयर बाजार में लगा दूं तो उसको शेयर्स बेचने पर जो प्रॉफिट होता है उस पर लगता है कैपिटल गेन्स टैक्स। तो भारत का इन्वेस्टर बेचेगा और प्रॉफिट होगा तो उस पर 12.5 से 20% कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। वो डिपेंड करता है कि खरीदने के कितने समय में आपने बेच दिया, उस हिसाब से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के रेट होते हैं। लेकिन यदि मॉरिशस का इन्वेस्टर पैसा लगा के बेचे, उसको प्रॉफिट होए, तो उस पर अभी हमने देखा कि भारत सरकार टैक्स नहीं मांग सकती, मॉरिशस सरकार टैक्स मांगती है, और वो तो बहुत कम उनके टैक्स हैं। इनफैक्ट वहाँ पर ये शेयर बाजार का प्रॉफिट और उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है, तो जीरो है जवाब। अच्छा, जिनको कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं पता है, मान लो मैं रिलायंस का शेयर खरीदूं 100 रुपये में और किसी को 30 रुपये के प्रॉफिट में बेचता हूं, तो उस 30 रुपये पे कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। और जो सेलिंग प्राइस है 100 कॉस्ट प्राइस प्लस 30 प्रॉफिट इक्वल 130 सेलिंग प्राइस, उस पर 2 टैक्स लगते हैं, राज्य सरकार की स्टैम्प ड्यूटी, केंद्र सरकार का पूरे ट्रांजेक्शन पर सेलिंग प्राइस पर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। तो पूरा विवाद या जो बचाने की क्रिया है वो क्यों है, क्योंकि कैपिटल गेन्स टैक्स बचाना है। और इसी राउंड ट्रिपिंग का फायदा उठाकर बहुत सारे भारत के ही लोग मुखौटा बदल के वापस भारत में पैसा लगाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का आप डेटा देखिए, 2011 से 15 में जितना एफडीआई भारत में आया, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, उसमें लगभग 36% तो सिंगापुर और मॉरिशस से आया है, जबकि वो तो इतने बड़े देश भी नहीं है, उधर इतनी मालदार पब्लिक कहाँ से आ गई कि सब लगा रही है। तो ये अपने ही लोग घुमा के लगा रहे हैं। प्रश्न, फ्लिपकार्ट भारतीय कंपनी है या अक्षय कुमार कनाडा जैसा केस है? तो 2025 तक इनका ओनरशिप ऐसा था कि फ्लिपकार्ट, उसका मालिक फ्लिपकार्ट, लेकिन वो दूसरी कंपनी जो सिंगापुर में थी, उसके ऊपर आप देखो वॉलमार्ट वगैरह अमेरिका की कंपनी। अब कहते तो सीधा ऊपर से नीचे भारत में क्यों नहीं था? क्योंकि मैंने बताया ना, बीच में सिंगापुर आएगा तो वहाँ पर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट के चलते टैक्स में फ़ायदे होते हैं। तो ये जो चीज़ है कि एक ऊपर पलटी मार के बन गया दूसरा कंपनी टैक्स बचाने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड फ्लिपिंग। 2025 तक ये गेम था। फिर 2025 में उन्होंने पलटी उल्टी कर दी, आप क्या कहेंगे, रिवर्स फ्लिपिंग। जब सीधा ऊपर जो इन्वेस्टर हैं और सीधा नीचे भारत की फ्लिपकार्ट कंपनी, बीच का जो लेयर था कि सिंगापुर से हम थे, वो उन्होंने भारत में रिवर्स करके पलटी मार के आ गए। क्यों आ गए होंगे? क्योंकि अब इनको भारत में आईपीओ निकालना है, भारत के इन्वेस्टर से पैसा लेना है, तो इन्होंने किया रिवर्स फ्लिपिंग। 2-3 साल पहले इकोनॉमिक सर्वे ने ये सब कहा था कि भारत में ये जितनी स्टार्टअप कंपनियां हैं उसमें से कई सारों ने ये सब किया है टैक्स बचाने के लिए। और इसके भी पीछे एक प्रकार से आप कारण समझो क्या होगा, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। नेक्स्ट, रतन टाटा अपनी कोई कंपनी अंबानी को बेचे और भारत के अंदर ही ये पूरा ट्रांजैक्शन हो, तो इस पर तो शेयर्स बेच के ओनरशिप ट्रांसफर होती है, तो मैंने अभी आपको सिखाया कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। लेकिन यदि वोडाफोन, उसका शायद पेरेंट तो ब्रिटिश है लेकिन नीचे नेदरलैंड में सब्सिडियरी या डॉटर कंपनी है, वो लोग अगर केमन आइलैंड की कोई कंपनी खरीदे बेचे तो भारत सरकार टैक्स मांग सकती है? नहीं मांग सकती, अभी हमने देखा जुरिस्डिक्शन के बाहर है। इन्होंने ऐसी एक डील की, करोड़ों रुपए में केमन आइलैंड की एक कंपनी खरीदी। उधर ये फ्लिपिंग जैसा ही कुछ खेल था। करोड़ों रुपए में केमन आइलैंड की कंपनी क्यों खरीदी? क्योंकि उसके नीचे, उसके अधीन हज कंपनी भारत की थी, तो वोडाफोन को हज खरीदना था। सीधा खरीदता तो बहुत टैक्स लगता, इनडायरेक्टली ऊपर ट्रांसफर किया तो फिर तो मजा है। इस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनको नोटिस भी भेजा था। ये पूरा इनडायरेक्ट ट्रांसफर का केस था, कैपिटल गेन्स टैक्स मांगा गया था। इन्होंने नहीं भरा, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में जीत गए वोडाफोन वाले। तो भारत सरकार ने कहा पुरानी तारीख से हम लोग ये टैक्स लागू करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। उसके बाद दूसरी एक केन एनर्जी कंपनी में ये बवाल हुआ, फिर वो कहीं फॉरेन कोर्ट में जीत गए। फिर वो पूरी चीज़ को समेटने के लिए मोदी जी ने ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स वगैरह अंडू कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। तो समझो पूरे सब फसाद की जड़ या उसका मतलब रूट कॉज क्या है, ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट और उसके नीचे राउंड ट्रिपिंग का स्कोप। तो 2025 में फिर सरकार जागी कि इसमें हमारा फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा है, तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड की है। ये जो भी ऐसे विदेशी पैसा या इन्वेस्टमेंट या बिजनेस आएगा भारत में, उनको ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट का फ़ायदा तभी मिलेगा अगर वो साबित कर पाएँ कि वो जेन्युइन आ रहे हैं, सच में उनका कोई बिजनेस या कुछ सीरियस काम हो रहा है। तो ऐसा एक प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट किया जाएगा टू चेक द जेन्युइन इन्वेस्टमेंट। अगर वो फेल हो गया तो फिर भारत सरकार टैक्स मांगेगी।
फिर कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। तो मित्रों, अब तक हमने ट्रांसफर प्राइसिंग, एडवांस रूलिंग, रिवर्स फ्लिपिंग, राउंड ट्रिपिंग, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट देखा। आखिरी 2 मुद्दे बचते हैं, बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मान लीजिए भारत में एक पिज़्ज़ा बर्गर का आउटलेट है, उसने एक बर्गर बेचा 100 रुपये में, उसका कॉस्ट प्राइस था 30 रुपये, मतलब प्रॉफिट था 70 रुपीज़। तो इस 70 रुपीज़ पे भारत सरकार टैक्स मांगेगी, कॉर्पोरेशन टैक्स। अब ये कंपनी टैक्स बचाने के लिए क्या करे, खासकर ये जो विदेशी कंपनियों की, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जिनकी अभी भी मानसिकता ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी है, तो ये दिखा दें कि मॉरिशस, केमन आइलैंड जैसे टैक्स हेवन में अपनी एक शेल कंपनी खोलेंगे और फिर ऐसा दिखाएंगे कि देखो हमने तो 98 रुपीज़ उधर भेजे हैं क्योंकि हमने उस शेल कंपनी से लोन लिया था, उसका ब्याज चुकाना है, वहाँ से हमने रॉ मटेरियल मंगवाया था, उनका कोई पेटेंट कॉपीराइटेड मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वगैरह। तो फिर 100 रुपये में से 98 तो भेज दिए बाहर और कहा ये सब हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो बचा कितना, 2 रुपये प्रॉफिट है। अब इस पर सरकार टैक्स ले भी ले तो क्या ही कमाएगी। तो इस चीज़ को कहा जाता है BEPS, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। कई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ऐसा करते हैं। इसके खिलाफ लड़ने के लिए OECD ग्रुप ने कुछ अग्रीमेंट बनाया, भारत सरकार भी उसमें उस अग्रीमेंट को साइन करती है। बाद में ऐसी बात हुई प्रेसिडेंट जो बिडेन के ज़माने में कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स करीब 15% सभी ऐसी कंपनियों पे लगाते हैं ताकि कोई बदमाशी नहीं करे। हालांकि उसके बाद प्रेसिडेंट आया डोनाल्ड ट्रंप और वो ये पुरानी बातें नहीं मानता, और वैसे भी वो ऐसी कोई बात मानेगा नहीं जहां पर उसकी अमेरिकन कंपनियों के गले में घंटी बांधने की बात हो। तो खैर वो तो पूरा मैटर ही एक तरफ रह गया। तो हमने लगभग सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए। अब आखिरी मुद्दा बचता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल 2016 की प्रीलिम से, वीडियो पॉज करके ट्राई करें। 4 3 2 1। हाँ, तो ये क्या पूछ रहा है अभी जो देखा भाई, टैक्स इवेजन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, जो मैंने बर्गर के एग्जाम्पल से आपको सिखाया। बाकी ऑप्शंस गलत इसलिए क्योंकि वो उसमें माइनिंग, मिनरल ऑपरेशन, जेनेटिक रिसोर्सेज, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, वो दूसरी बातें लेके आ रहा है, जबकि ये पूरा मामला इकोनॉमी के साथ जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वीडियो पॉज करके ट्राई करें। 4 3 2 1। हाँ, तो कुल मिलाकर ये वोडाफोन वाला केस पूछ रहा है कि कैसे वोडाफोन ने केमन आइलैंड की एक कंपनी खरीदी अरबों रुपए में, लेकिन क्यों खरीदी, क्योंकि उसके नीचे मालिकी थी हज कंपनी की। तो ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हुआ, उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं भरा, उसकी सब बातें थी। अब यहाँ पर भी मित्रों इंटरेस्टिंग है, ये जो वोडाफोन कैपिटल गेन्स टैक्स है, ये तो शायद 2015-16 या उससे भी पहले का चल ही रहा है। मतलब ये तो मेरे ख्याल से कांग्रेस की सरकार थी तब का चल रहा है, यानी 2014 से पहले का चल रहा है। लेकिन उन्होंने जाकर पूछा 2022 में। तो ये जो है इकोनॉमी में कंटेम्पररी इश्यूज की आपको समझ होनी चाहिए। मतलब पिछले 1 साल में क्या हुआ, 1 महीने में क्या हुआ, उसका डेली करंट अफेयर्स की बहुत छाती नहीं पीटनी चाहिए। खैर मित्रों, पूरे साल के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स जो यूपीएससी के लिए काम के हों, हर साल मैं उसकी फ्री सीरीज चलाता हूँ। तो इस साल भी हो रही है विन 26। पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया। दूसरा फ्री लेक्चर होने वाला है 25 फरवरी बुधवार रात 9 बजे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम पिलर 1 C और D यानी शेयर मार्केट, इंश्योरेंस, पेंशन, ये सब देखेंगे। इसमें भी खास तो शेयर मार्केट आप पाएंगे आजकल ज़्यादा पूछ रहे हैं कि मान लो 100 में से 6-7 सवाल होते हैं पूरे पिलर 1 से, मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस से, और उसके अंदर भी 3-4 सवाल तो केवल ये शेयर मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वही आ रहे हैं। और ये कोरोना के बाद सतत रूप से आपको ये एक ट्रेंड दिख रहा है, तो इस पर ज़्यादा ग्रिप अच्छी होनी ज़रूरी है। सारे अपडेट्स मैं फ्री में कवर करने वाला हूँ, उसका पावर पॉइंट हैंडआउट सब कुछ मिलेगा। मतलब आप समझिए, टाइम पास बोल बच्चन में नहीं करता, पावर पॉइंट हैंडआउट के साथ पूरी पढ़ाई होने वाली है। और इसके बाद भी करीब 6 लेक्चर और होने वाले, तो पूरा शेड्यूल और सारे आपको चीज़ें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी आपको यूपीएससी की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है, प्रीलिम्स और मेंस, जीएस और सीसेट, एनसीईआरटी से एडवांस, थियरी से करंट, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर हम कवर करवाते हैं अनअकैडमी में। और पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन केवल 17,999 में आपको मिल रहा है, जिसमें आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन, मॉक टेस्ट, सब कुछ। और इसमें भी अभी चल रहा है सीएससी एश्योर ऑफर, यानी हमसे पढ़ने के बाद भी अगर आप यूपीएससी न क्लियर कर पाए तो आपको मिलेगा फ्री एक्सटेंशन। हालांकि उसकी 3 शर्तें हैं, पहली रेगुलर अटेंडेंस, दूसरी रेगुलर मॉक टेस्ट, और तीसरा 18 मंथ या उससे ज़्यादा का आपने सब्सक्रिप्शन लिया। ये सारी चीज़ें आप अनलॉक कर सकते हैं यूजिंग द डिस्काउंट कोड mrunal.org। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.